के सानिध्य में मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे ज्ञान अर्जित किया है, एवं कुछ वर्ष उनके साथ कार्य भी किया है। तो आपने मुझे छात्रों के बीच बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने एक विषय दिया है मुझे, डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज इन लर्निंग साइंस। तो अगर विज्ञान के विषय में बात करें तो विज्ञान बहुत ही रोचक विषय है, गूढ़ विषय है। और विज्ञान के द्वारा हम जो भी चीजें हो रही हैं हमारे चारों तरफ पर्यावरण में, उन सबको समझ सकते हैं। तो विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। और आज विज्ञान की ही देन है कि हम एक दूसरे से इतनी दूर बैठे हुए भी इस कोरोना काल में बात कर पा रहे हैं। तो विज्ञान एक बहुत ही अहम विषय है और बहुत ही रोचक विषय है, इसलिए इसको समझने में कठिनाई कम होती है। लेकिन अगर हम जरा सी चूक कर जाएं, जरा सा ध्यान भटक जाए, या कुछ अन्य कारण हो जिसकी वजह से हम अपना ध्यान केंद्रित न कर पाएं, तो हमें इसे सीखने में समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर आप विज्ञान की ही बात करें तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें अनुशासन सिखाता है। विज्ञान में गलती पर सजा तुरंत मिलती है। तो विज्ञान में अगर हम गलती कर रहे हैं तो विज्ञान हमें पनिशमेंट, हमें दंड देता है, और उस दंड को हम स्वयं भोगते भी हैं। और हो सकता है कि हमारे साथ वो अन्य लोग भी उस दंड को भोगें जो हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो विज्ञान एक बहुत ही उत्तम विषय है जो कि हमें अनुशासन भी सिखाता है, हमारी जीवन शैली को आसान बनाता है, और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। क्योंकि हर कदम पर एक स्टेप बाय स्टेप हम कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं। दूसरा, विज्ञान हमारे चिंतन को भी विकसित करता है। विज्ञान से हम सत्य की खोज की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि जीवन का एक लक्ष्य सत्य की खोज भी है। जब हम सत्य की खोज की तरफ बढ़ते हैं तो विज्ञान उसमें हमें मदद करता है। तथ्यों को ढूंढने में, तथ्यों को समझने में विज्ञान हमारी सहायता करता है। तो जब बात आती है विज्ञान शिक्षण की, तो विज्ञान शिक्षण एक विषय के रूप में हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, बीएड प्रशिक्षणार्थी या डीएड प्रशिक्षणार्थी हैं, वो एक पेडागोजी सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें कई यूनिट हैं, कई मॉड्यूल हैं, जिसमें हम विज्ञान क्या है, विज्ञान की शिक्षण विधियां क्या हैं, विज्ञान को कैसे हम क्रियान बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम इंटरेक्टिव वे में बच्चों को सिखा सकते हैं, इन सब चीजों को हम विज्ञान शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। जब हम विज्ञान सीखते हैं तो वहां पर कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम उन तथ्यों को, उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाते जो कि हमारे लिए आवश्यक है। और उन कॉन्सेप्ट्स को न समझ पाने की वजह से कभी कभी हमारा जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो घट जाती है। तो इसलिए विज्ञान शिक्षण के दौरान जब हम विज्ञान का शिक्षण कर रहे हैं तो छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों की उपलब्धि का परीक्षण करना, और उसके बाद उनको दोबारा रेमिडियल टीचिंग देना, रेमिडियल सेशंस देना, जिसके माध्यम से जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सके, ये आवश्यक हो जाता है एक शिक्षक के रूप में, शिक्षणार्थी के रूप में। विज्ञान के विषय में जब हम बढ़ते हैं तो बात आती है कि डायग्नोसिस शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं, डायग्नोसिस ऑफ डिफिकल्टीज इन लर्निंग साइंस, तो डायग्नोसिस का अर्थ क्या है, डायग्नोसिस का अर्थ क्या है, डायग्नोसिस किस प्रकार करते हैं, डायग्नोसिस में क्या क्या हम उपकरणों का यूज कर सकते हैं, किन स्टेप्स का पालन करते हैं, और किस प्रकार हम सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे हम उस चीज का निदान भी नहीं कर पाएंगे, रेमेडिएशन भी नहीं कर पाएंगे। तो विज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसी के क्रम में मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ, जिससे कि थोड़ा डिटेल में हम समझ सकें, आगे बढ़ सकें।
क्या ये स्लाइड दिख रही है आपको? जी सर। जी यस सर, सर, दिख रही है। धन्यवाद। तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस शब्द जो है वो मेडिकल साइंस से लिया हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ है कि पेशेंट या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके लक्षणों का अध्ययन करके जो बीमारी है, जो समस्या है, उसका कारण ढूंढना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई पेशेंट, कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उससे कुछ आसान से, सामान्य से प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के आधार पर कुछ विशेष तकनीकियों की सहायता से उस उस समस्या का कारण ढूंढना चाहता है, उस समस्या को समझने का प्रयास करता है। इसलिए वो जो कुछ डेटा इकट्ठा करता है, उसका एनालिसिस करता है, उस एनालिसिस के माध्यम से, एनालिसिस के बाद वो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट का सुझाव देता है, कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, कुछ निराकरण बताता है। तो ये डायग्नोसिस शब्द मेडिकल से लिया हुआ है, चिकित्सा विज्ञान से लिया है, और इसका उपयोग हम जब शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो सिमिलर तरीके से, उसी तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक शिक्षक करता है। शिक्षक के रूप में हम उन्हीं तकनीकों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम पहले कुछ लक्षणों को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है जिसकी वजह से छात्र का उपलब्धि जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा, या उपलब्धि में कोई कमी आ रही है। फिर उन कारणों को जानने के लिए हम विशेष तकनीकियों का यूज करके, विशेष टेक्निक्स का यूज करके उसकी स्ट्रेंथ, मजबूतियां और कमजोरियों को जानने का प्रयास करते हैं उस विशेष एरिया में जिसमें कि वो अध्ययन कर रहा है। जिसमें वो अध्ययन कर रहा है उसके पीछे, उन समस्याओं के पीछे क्या कारण हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, और उन कारणों को जानने के बाद उस समस्या के निदान के लिए हम कुछ चीजें, कुछ सुझाव उसको देते हैं जिससे कि उस समस्या का निदान हो सके। तो सामान्य शब्दों में, जैसा कि बिल्कुल कहा गया है कि डायग्नोसिस में हम समस्या की पहचान करते हैं और उसके निदान के लिए प्रयास करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। विज्ञान के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को विज्ञान में शुरू में रुचि कम आती है। अब रुचि विकसित करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम बहुत क्रियाएं करा सकते हैं, और उन क्रियाओं के द्वारा हम छात्रों की रुचि का विकास भी विज्ञान में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब छात्रों में कुछ समस्या आ रही है, सीखने में कुछ समस्या आ रही है, तब हम ध्यान देते हैं कि क्या छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि कम है, तो रुचि कैसे विकसित की जा सकती है। विभिन्न तरीकों से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान को सीखने में छात्रों को समस्या कहाँ पर आ रही है, क्योंकि विज्ञान के कई चीज घटक हैं जिनको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। उन घटकों को जब हम सही प्रकार समझ लेते हैं, और जब जब छात्र उन घटकों को सही प्रकार समझने लगता है, तो स्वतः उसकी रुचि का विकास भी होने लगता है। बात आती है कि डायग्नोसिस को हम आगे कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस को हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो, उसके माध्यम से हम छात्र की जो कमजोरियां हैं, जो उसकी मजबूतियां हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, और उसके माध्यम से जो स्कूली प्रोसेस है, जो विद्यालयी शिक्षा है, करिकुलम है, उसके जरिए हम उसकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करते हैं, तो इसका उद्देश्य एक ही होता है, और बृहद उद्देश्य यही है कि सीखने में परेशानियां क्या हैं, सीखने में समस्याएं क्या हैं, कहाँ पर कमी रह गई है जिससे कि छात्र सीख नहीं पा रहा, उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब हम ये ढूंढ पाएंगे कि हाँ समस्या कहाँ पर है, तब हम उसका निदान आसानी से कर पाएंगे।
छात्र को विज्ञान के विषय में हम बता पाएंगे। बात करते हैं तो विज्ञान के जो डायग्नोस्टिक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, उसके मुख्य लक्षण क्या हैं, मुख्य साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो जब हम साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव टेस्ट के बाद शुरू होता है। जब हम फॉर्मेटिव टेस्ट करते हैं और वहां पाते हैं कि छात्र में के उपलब्धि में कुछ समस्याएं आ रही हैं, छात्र जो अपेक्षा अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है, अपेक्षा अनुरूप उपलब्धि नहीं पा रहा है, तब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम जो छात्र है उसके इंडिविजुअल प्रोफाइल को, अकेले प्रोफाइल को हम चेक करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं सर्टेन क्राइटेरिया पे जो कि डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड क्राइटेरियाज हैं, उन पर हम उनका अध्ययन करते हैं, उनकी तुलना करके जानने का प्रयास करते हैं कि किस स्तर पर उसका अचीवमेंट है, उपलब्धि है। इसी के साथ जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो इंडिविजुअल छात्र के वीकनेसेस और कमियां, जो कि सीखने में कमियां हैं, उन गैप को, उन अंतरों को प्राप्त करने का प्रयास भी करती है कि कितना गैप है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक छात्र कक्षा 6 में पढ़ रहा है और वो कक्षा 6 के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा, तब हम करंट लेवल, वर्तमान स्तर जानना चाहते हैं कि उस छात्र का वर्तमान स्तर है क्या शिक्षा के क्षेत्र में, जहां तक उसने अब तक ज्ञान अर्जित किया है वो वर्तमान स्तर क्या है। वो कक्षा 5 के स्तर पर है, वो कक्षा 4 के स्तर पर ज्ञान रखता है, या वो कक्षा 3 के स्तर पर ज्ञान रखता है। तो ये जो गैप है इसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के माध्यम से। इसके साथ ही जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है ये एक इंटेंसिव टूल है जो कि लर्निंग डिफिकल्टीज को एनालाइज करने में, क्योंकि हम कई तरह से इसको यूज करते हैं। हम छात्र एज अ शिक्षक, एक शिक्षक के रूप में स्वयं भी जानने का प्रयास करते हैं, एक शिक्षक के रूप में हम दूसरे साथी शिक्षकों से उस छात्र की समस्या का डिस्कशन करते हैं और उसकी समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसा है कि किसी और सब्जेक्ट में भी उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं सीख पा रहा है या उसको समस्या है। इसी तरह हम उसके परिवार से भी बात करते हैं कि भाई इस कम उपलब्धि के पीछे कारण क्या है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एक इंटेंसिव टूल के रूप में वर्क करता है, एक कॉम्प्रहेंसिव टूल के रूप में कार्य करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो करेक्टिव इन नेचर है। करेक्टिव इन नेचर यानी कि इसके माध्यम से हम छात्र की समस्या का निदान करेंगे और हम सुझाव देंगे, हम उसमें सुधार के लिए प्रयास करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर्स, जो विशेष प्रकार की गलतियां हैं, उनको प्राप्त करने में, उनको जांचने में, उनको पहचानने में हमारी मदद करता है और उन कारणों को जानने में हमारी मदद करता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे अगर विज्ञान की बात करें, सामान्य रूप से हम देखें कि अगर हमने विज्ञान का कोई चित्र, कोई डायग्राम बच्चों को दिया है और कहा है कि इस चित्र को बनाएं और उसके बाद हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब विज्ञान का छात्र उस चित्र को बनाता है तो उस चित्र को बनाने में या तो वो अंगों का नामांकन छोड़ देता है या अंगों को क्लियरली, स्पष्ट रूप से बना नहीं पाता या जो पेन या पेंसिल का वो यूज कर रहा है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। इन सब चीजों की वजह से जो उसके पार्ट्स हैं, अंग हैं जो चित्र के, वो पूरी तरह से नहीं दिखते और उसकी वजह से शिक्षक को उसे कम नंबर देने पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ है? राइटिंग की समस्या है या याद जो किया है उसने वो सही से नहीं याद आ रहा है उसको, या उसकी जो हैंड मूवमेंट है, कलाई का मूवमेंट है, चित्र बनाने की कला है, वो सही नहीं है। इन सब चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो पॉइंट कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इस उदाहरण को हम गणित के रूप में देखें तो गणित में हम कई बार देखते हैं कि छात्र को अंक ज्ञान है, छात्र को जोड़ना घटाना सब आता है, लेकिन कभी कभी प्रक्रिया में गलती करने की वजह से उसके अंक कट जाते हैं। ऐसे ही विज्ञान में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको हमें सिस्टम से, सीक्वेंस से करना होता है।
जब हम वो प्रक्रियाएं सिस्टम से, सीक्वेंस से नहीं करेंगे, क्रम से नहीं करेंगे, तो उसमें भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे और इसकी वजह से छात्र का जो उपलब्धि है वो गिर जाएगा। सॉरी। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाई द ट्रबल स्पॉट। जो मेन बिंदु है जहां से समस्या आरंभ हो रही है, जड़ जो है समस्या की, उसको ढूंढने में डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारी मदद करते हैं। तो विज्ञान में भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करके विज्ञान के छात्र छात्राओं की भी समस्याओं का हम पहचान कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम उसको रेमिडियल टीचिंग के जरिए, रेमिडियल निदानात्मक शिक्षण के जरिए हम उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? यस सर। कहीं कोई प्रश्न हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं यदि पूछना चाहें, और अन्यथा लास्ट में तो हम प्रश्न पूछ ही लेंगे। तो जो भी आपके प्रश्न हो आप उन्हें सजो सकते हैं और हम उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हुए स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। जब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की, तो क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो चार पांच मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी। उन छात्र छात्राओं की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना जिनको सीखने में समस्याएं हैं। विज्ञान का कोई विषय कोई टॉपिक हमने पढ़ाया और अगर छात्र छात्राओं को उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तब हम बच्चों से पूछते हैं किन किन बच्चों को समस्याएं हैं। जो बच्चे समस्याओं को बता देते हैं, उन बच्चों के लिए हम अलग से एक क्लास, रेमेडियल क्लास या एक रेमेडियल सेशन रख सकते हैं, जिससे कि हम उन समस्याओं का निराकरण कर ले। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि शिक्षक के डर की वजह से या किसी भी अन्य कारण की वजह से छात्र में झिझक रहती है और छात्र अपनी झिझक को खोल नहीं पाता और शिक्षक के सामने अपनी समस्या नहीं रखता, और उसकी वजह से वो कुछ अन्य प्रकार से, अन्य साधनों का यूज करना चाहता है कि जिस तरह से उसका उपलब्धि, उसके अचीवमेंट सही हो जाए। तो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीजों के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं, जिसमें एक है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल्स। उन छात्र छात्राओं को हम अगर अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उनका हम निरीक्षण करते रहेंगे, कांस्टेंट निरीक्षण करेंगे, तब हम उनकी जो परेशानियां हैं उनकी पहचान कर पाएंगे। दूसरा है एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस। हम एक शिक्षक के रूप में छात्रों को बहुत सारा कार्य करने को देते हैं, होमवर्क के रूप में, असाइनमेंट के रूप में, और उस कार्य में जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि हाँ, कुछ बच्चे उस कार्य को समय से पूरा करना नहीं चाहते, कुछ बच्चे उस कार्य को पूरा करने के लिए, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अपने साथी छात्रों की मदद लेते हैं या इंतजार करते हैं जब साथी छात्र उस कार्य को कर लेगा तो उससे हम अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे, नकल कर लेंगे और उसको हम सबमिट कर देंगे। तो जब हम उस कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में हम पकड़ लेते हैं कि किस छात्र ने कॉपी की है या कौन कौन से छात्र हैं जिनके द्वारा लिखा हुआ कंटेंट सिमिलर है। इसका एक उदाहरण मेरे पास है कि आज से शुरू शुरू में जब मैंने शिक्षण कार्य आरंभ किया था, तभी का है लेसन प्लानिंग, जो कि एक कठिन पार्ट माना जाता है शिक्षण का, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का, बीएड और डीएड का। तो जब लेसन प्लानिंग बीएड की स्टार्ट हुई तो उस समय एक छात्रा थी जिसने सिमुलेशन के लिए कुछ लेसन प्लान्स तैयार किए, और आरंभ में 5-5 लेसन प्लान का सिमुलेशन कराते हैं। तो हर छात्र को कहा कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा का एक प्रकरण लें आप विज्ञान का, क्लास 6, 7 या 8 से, और उसमें से आप जो है वो कोई भी अपनी इच्छा का टॉपिक लेके उसका आप एक लेसन प्लान बना के लाएं। जब लेसन प्लान्स की जांच शुरू हुई तो कुछ छात्रों ने समस्याएं बताई, उनके निराकरण के लिए प्रयास किया गया। एक छात्रा थी, वो
5 के 5 लेसन प्लान एक बार में ही बना के ले आई और लाके उसने जांच के लिए दे दिया कि सर वो सॉरी लेट हो गया बट मैंने पांचों बना लिए। मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा, तुमने बगैर किसी सुझाव के, बगैर किसी करेक्शन के एक ही बार में पांचों लेसन प्लान बना लिए, लाओ देखें। जब हमने वो लेसन प्लान देखने शुरू करे तो एक पुराने छात्र की कुछ विशिष्ट जो लक्षण थे, विशिष्ट क्रियाएं थी, वो हमने उसके लेसन प्लान में पाई। जब उस लेसन प्लान में हमने देखा कि ये इस तरह के स्टेटमेंट लिखे हैं, ये तो वो पर्टिकुलर छात्रा जो थी पहले वो लिखती थी और ये इसने भी लिख रखा है और एक लेसन प्लान में नहीं, 5 के पांचों में वैसी ही चीजें हैं। तो मैंने फौरन कहा ये तुमने खुद बनाए हैं? बोली हाँ सर मैंने खुद बनाए हैं। मैंने किस किताब से बनाए हैं? सर ये कक्षा 6 की किताब से बनाए हैं। अच्छा दिखाओ कौन से चैप्टर्स हैं? ये चैप्टर्स हैं। फिर मैंने जब उसको देखना शुरू किया मैंने कहा अच्छा ये वाला प्रश्न क्यों लिखा है, ये क्या चीज है। जब 4-5 प्रश्न पे प्रश्न उसको मिले उसके बाद वो घबराने लगी। मैंने कहा एक बात बताऊं, ये देखो ये जो तुमने लेसन प्लान है ये उस पर्टिकुलर छात्रा के लेसन प्लान की कॉपी है और ये सारे लेसन प्लान मेरे द्वारा चेक किए हुए हैं जो कि उसके रजिस्टर से तुमने कॉपी किए हैं। सच सच बताओ ये सही है या गलत। लड़की तुरंत ही बोली कि सर ये मैंने उन्हीं दीदी की कॉपी से बनाए हैं। तो मैंने कहा वो तुम्हें कहाँ से मिल गई? सर हम और वो एक ही हॉस्टल में रहते हैं, वो अभी टीचिंग करने लगी हैं और उसी हॉस्टल में रह रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो सेम चीज यहाँ पर जब एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस आप देखोगे तब आप पकड़ लोगे कि किस छात्र को कहाँ पर कमी है। मैंने उस छात्रा से पूछा तुम्हें समस्या क्या है? सर वो मेरे बन नहीं रहे थे लेसन प्लान्स और बाकी सब ने बना लिए, इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी, था इसलिए मैंने बना लिए जल्दी से। तो मैंने कहा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सीखने की चीज है, तुम्हें जहां समस्या आ रही है हम हर वक्त उपलब्ध हैं, आप बनाओ। उसके बाद उस छात्रा ने एक एक करके लेसन प्लान बनाए और बहुत अच्छे लेसन प्लान बनाने लगी। उस समय हम हर्बर्ट अप्रोच पे लेसन प्लानिंग कराते थे। ये एक उदाहरण था एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस का कि शिक्षक किस तरह से छात्र की पहचान कर सकते हैं, छात्रों की समस्याओं की पहचान कर सकते हैं कि वो कॉपी कर रहे हैं या वो अवॉइड कर रहे हैं लेसन प्लान लिखने से। इसी तरह इनफॉर्मल क्लासरूम यूनिट टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट जो कि हम जनरली करते रहते हैं, सरप्राइज टेस्ट और बहुत सारी चीजों के माध्यम से भी हम ये जान सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ विड्रॉवल एंड गैप इन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल अचीवमेंट। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे टेस्ट से बचने की कोशिश करते हैं, कोई टेस्ट दिया जा रहा है, कोई कार्य दिया जा रहा है, उससे बचने की कोशिश करते हैं या एक गैप शो होता है उनके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल अचीवमेंट में, जबकि ऐसा उनकी बुद्धि के स्तर से, उनके क्रियाकलापों के स्तर से नहीं दिखता। इसका क्या कारण है इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा बहुत छुट्टी ले रहा है, बच्चा रेगुलर क्लास में नहीं आ रहा है, बच्चा क्लास बंक करके दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, सोचता है कि इस क्लास से बच जाए दूसरी क्लास में, तो उसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं। उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। और जब बच्चा क्लास नहीं लेगा तो बीएड में और डीएड में आप पाओगे कि हर प्रकरण जो है, एक दिन की क्लास अगर आप छोड़ते हो तो आप समझ लो कि आपकी क्लास में बहुत सारा गैप आ जाएगा। पीछे का जो मटेरियल है, जो भी आपने सीखा है, वो आगे के मटेरियल से उस क्लास के द्वारा लिंक है। जैसे ही वो क्लास छूटती है 1-2 दिन की, आप समझिए आप उस टॉपिक से भटक जाओगे, आपको वो टॉपिक आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर विड्रॉल कुछ हो रहा है, कुछ इस तरह की क्रियाएं दिख रही हैं, तो हमें उस छात्र पर नजर रखनी होगी और सीखना होगा और देखना होगा कि किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टेप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का, डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक नेचर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी और एरर। एक कुछ विशेष प्रकार की गलतियां, जैसे अभी मैंने बताया भी कि कुछ विशेष प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं और वो गलतियां बार बार होती हैं। उन गलतियों की भी पहचान, उन गलतियों की भी जांच हमें करनी होती है एक शिक्षक के रूप में। तो उसके लिए हम जो तकनीक यूज करते हैं वो है ऑब्जर्वेशन के जरिए हम जान सकते हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार वैसी ही गलतियां आ रही हैं या कुछ अलग है। फिर एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्स। कभी कभी लगता है कि लिखे हुए में हम उन गलतियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तब हम उससे ओरल रिस्पॉन्स के जरिए प्रश्न के माध्यम से भी पूछना चाहते हैं कि हाँ बताओ
कि ये प्रश्न है, इसका क्या उत्तर है, तुम क्या समझते हो। तो उसका जवाब बच्चा देगा और उसके रेस्पॉन्स से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि गलती कहाँ पर है। रिटन क्लास वर्क, जो क्लास वर्क दिया गया है उसको जांच के। एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स असाइनमेंट और टेस्ट परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है, जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो कुछ छात्र छात्राएं लिखते वक्त वो स्टेप्स एक दो बीच के गोल कर जाते हैं और सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जब स्टेप्स गोल होंगे इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो वो नकल करके लिख रहा है या वो रट के आया हुआ है, उस चीज को समझा नहीं है। इस तरह की चीजें भी हो सकती है। कम एनालिसिस ऑफ कम्युलेटिव एंड एंसीडोटल रिकॉर्ड, जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं इकट्ठे किए हुए हैं उन सबकी जांच करना और उस छात्र के बारे में और दूसरे लोगों से रिकॉर्ड जो हैं, चर्चाएं जो हैं, उनको पता करना। डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स, रीजन और कॉजेस कॉजिंग द लर्निंग डिफिकल्टी, ये तीसरा बिंदु है जिसको हम जांचते हैं कि अगर हमें कुछ कारण पता चल रहे हैं, कुछ समस्याएं पता चल रही हैं, तो उनके पीछे का कारण क्या है। मे बी पहला कारण हो सकता है रिटार्डेशन इन बेसिक स्किल्स, यानी कि उसकी जो बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें कुछ समस्या आ रही हो। उन स्किल्स में सुधार की आवश्यकता है, उन स्किल्स को सही करना है। अगर वो स्किल सही नहीं होंगी तो वो आगे नहीं कर पाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, विज्ञान के साथ साथ भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन अगर भाषा पे पकड़ नहीं है तो विज्ञान की जो लिखी हुई चीजें हैं उनको छात्र समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता और उसका जो अर्थ है वो प्राप्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बेसिक स्किल जो है वो काम नहीं करती। प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें तो कुछ प्रैक्टिकल कार्य करने होते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं होंगी तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। देन इनएडिक्वेट वर्क स्टडी स्किल्स, अगर एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रेगुलर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें पढ़ाई एक बर्डन के रूप में लगती है छात्रों को, और वो बहुत सारी समस्याओं का कारण बन सकती है। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड फैक्टर, यानी कि पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण क्या है उसको भी जानना होता है। क्या उसका पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक है, वो सीखने में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ना नहीं चाहता है, जबरदस्ती किसी कारण से उसको भेज दिया गया है, किसी दबाव में वो विद्यालय आ रहा है। इन सब चीजों की वजह से भी पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो सकती है, सीखना प्रभावित हो सकता है। फिजिकल एंड फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, कभी कभी परिवार में कुछ समस्याएं होती हैं, मानसिक रूप से कोई समस्या है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार हैं, या इमोशनली कोई दिक्कत है, कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति को दुखदाई हो गई हैं, उन्हें कुछ तकलीफ दी है, उसकी वजह से भी कभी कभी छात्र छात्रा अपनी जो क्षमता है उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाते। इन पर भी हमें ध्यान देना होता है, उन समस्याओं को एक शिक्षक के रूप में जानने का प्रयास करना होता है, उन समस्याओं से निपटने की सलाह भी देनी पड़ती है, जिससे कि और उन्हें सही रास्ता भी दिखाना पड़ता है। तो जो लो अचीवमेंट का निम्न उपलब्धि का जो कारण है उसको हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन डिफरेंट एटीट्यूड एंड एनवायरमेंट, हो सकता है परिवार में उसका जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं हो, पढ़ाई के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट वातावरण नहीं मिल रहा है जिससे कि बच्चा पढ़ पाए, टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक समस्याओं की वजह से व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल पाता है और उसकी वजह से वो पढ़ाई प्रभावित होती है। तो इस इन सब के पीछे भी ये सब भी कुछ कारण हो सकते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। इन सब के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है, दैट इज इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड, अनसुटेबल करिकुलम, कॉम्प्लेक्स कोर्स मटेरियल। ये सभी चीजें भी कभी कभी छात्र को उसकी उपलब्धि, निम्न उपलब्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो शिक्षण विधि है, शिक्षक का दायित्व है वो इस तरह से पढ़ाए जिससे कि छात्र और शिक्षक एक दूसरे को समझ सकें और जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो इंटरेक्टिव वे में हो सके। छात्र और शिक्षक के मध्य की जो दूरी है उसे कम किया जा सके, छात्र और शिक्षक के मध्य जो एक डर होता है उसे कम किया जा सके, और जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनको वर्तमान से जोड़ के, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाने का प्रयास किया जाए।
तो अगर शिक्षण विधि इंटरेक्टिव है, अंतःक्रिया आधारित है, छात्र उसमें रुचि ले रहे हैं, तब छात्र ज्यादा सीखेंगे। अगर किसी कारणवश शिक्षण मेथड में कुछ कमी है, तब भी हो सकता है कि वो समस्या रहे। अनसुटेबल करिकुलम, कभी कभी छात्र छात्रा जो भी हैं वो अपने परिवार के, अपने साथियों के दबाव में किसी कोर्स में एनरोलमेंट करा लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। और उस ना इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो कुछ टाइम तो चलते हैं, लेकिन जैसे ही उसका कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ता है, उसकी कठिनाई स्तर बढ़ती है सब विषय का, और वो उनके लिए सुटेबल नहीं रहता, और कॉम्प्लेक्स नेचर जो होगा वो समझ में नहीं आता। मैं अपनी बात करता हूँ कि 10th क्लास तक मैथ्स मेरे पास था, लेकिन जब 11th क्लास आया तो मैंने मैथ्स छोड़ दिया। रीजन कि मुझे मैथ्स का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वो समझ में नहीं आता, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बहुत सारी चीजें मेरे क्या कहूँ कि सिर के ऊपर से निकलती थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने वो विषय छोड़ दिया और बायोलॉजी विषय को मैंने चुना, क्योंकि मुझे ड्राइंग में अच्छा लगता था, मुझे विज्ञान के उन विषयों को जो जीवन से संबंधित थे समझने में आसानी होती थी, तो मैंने उस विषय का चयन किया। ऐसे ही यहाँ पर भी छात्र छात्राओं के साथ होता है कि कभी किसी दीर्घकालीन उद्देश्य की वजह से वो उस विषय का चयन कर लेते हैं, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को ले लेंगे जो कि उनके इंटरेस्ट का नहीं है, और उसके कॉम्प्लेक्स नेचर के बाद उनको उसमें निम्न उपलब्धि प्राप्त होगी। देन रेमिडियल मेजर्स ट्रीटमेंट टू रेक्टिफाई द डिफिकल्टीज। जब हम एक शिक्षक के रूप में समस्याओं की पहचान कर लेते हैं, समस्याओं के कारण को जान लेते हैं, तब हम वहां पर उन समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते हैं। प्रथम प्रयास जो शिक्षक के रूप में करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिससे कि हम छात्र छात्रा जो भी है उसकी समस्या में उस पर हम ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, जिससे कि उसको हम सही से समझा सकें। प्रोवाइडिंग एज मैनी एज सिंपल एग्जाम्पल, जितने ज्यादा आसान से आसान उदाहरण हो सकते हैं उनको देने का प्रयास करते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस और टीचिंग एड का उपयोग करके हम उस विषय को और रोचक बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बच्चे उसको समझ सके। देन प्रोमोटिव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम जो छात्र छात्राएं हैं उनका एक्टिव, सक्रिय जो इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे विषय लाते हैं, कुछ ऐसी शिक्षण विधि का यूज करते हैं जिससे कि सभी छात्र छात्रा उसमें सम्मिलित हो सकें, भाग ले सकें। इसके बाद भी अगर समस्या का निदान नहीं होता है, तब हम इसे आगे रेफर करते हैं कंसल्टेशन फॉर डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स एंड ऑल। एंड एक माध्यम है जिसका उपयोग करते हैं, वो है डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। हम छात्र छात्राओं को मोटिवेट करते हैं, नहीं आपके अंदर ये योग्यता है, आप कर सकते हो, आप ये कार्य आसानी से कर सकते हो, आप करो, प्रयास करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा हो सकता है। और उस मोटिवेशन से छात्र जो है वो अपनी खोई हुई जो शक्ति है, जो जिस शक्ति का उसे ज्ञान नहीं है उसको जान पाता है और उसको अपने विषय को सीखने में यूज कर पाता है। इस तरह से मोटिवेट करने से भी छात्र की उपलब्धि में बढ़ोतरी होती है। कभी कभी शिक्षकों के द्वारा हम और आप किसी कारणवश कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं वो जो छात्र छात्राओं को डिमोटिवेट कर देते हैं, या परिवार में कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो छात्र छात्राओं को डिमोटिवेट करते हैं, उनकी वजह से वो पढ़ाई में एक निगेटिव इमेज डेवलप करते हैं, कहते हैं हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह के वाक्य न बोल के हम कोशिश करें कि हम सजेस्टिव वे में ही छात्रों को सुझाव के रूप में ही बताएं और मोटिवेशन दें, क्योंकि मोटिवेशन से वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम कहेंगे कि हमें आपकी क्षमताओं पर भरोसा है, आप कर सकते हो, हमें भरोसा है, तो वो हमारे भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास भी करते हैं। और ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार नोट भी किया है। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ द डिफिकल्टीज, कोशिश यहाँ पर यह भी होती है जब हम डायग्नोस कर लेते हैं कि हम रेमिडियल टेस्टिंग के जरिए, जो हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से जो समस्या है उसका दोबारा से वो उत्पन्न ना हो उसका प्रयास करना, जड़ से उसको देखना और उसमें जो कमी है उसको बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उसे दूर करना, जिससे कि वो समस्या दोबारा ना उत्पन्न हो। ये
चीजें जो थी, ये एक प्रक्रिया है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की, जिसको हम फॉलो करते हैं एक शिक्षक के रूप में, और हर विषय में करते हैं। विज्ञान विषय के साथ साथ और विषयों में भी ऐसे ही प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है, को हम करते हैं, जिसके माध्यम से हम देख सकें ये मटेरियल यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या क्या हम मटेरियल यूज कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी टेस्ट रिकॉर्ड्स हैं, टीचर मेड टेस्ट जो कि शिक्षक अपने द्वारा बनाए, या स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगर यूज कर सकते हैं तो उनके माध्यम से हम जांच लें। जो भी छात्र है उसके रिटन वर्क को हम देख के पता कर सकते हैं कि क्या समस्या है। ओरल वर्क, डिस्कशन, स्पीच और ओरल रीडिंग के माध्यम से उनकी हम समस्याओं को पहचान कर सकते हैं। पीपल वर्क हैबिट, उनके कार्य करने के तरीका, जो आदत है, उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि समस्या क्या है। उनके फिजिकल और हेल्थ रिकॉर्ड के माध्यम से, गाइडेंस और कम्युलेटिव डेटा रिकॉर्ड के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। इंटरव्यू, अगर लग रहा है कि छात्र में समस्या है तो हम छात्र से वार्ता करते हैं, इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार करेंगे, उसके माध्यम से भी हम उसको समझ सकते हैं कि समस्याएं क्या है। अब बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिकल्टी इन लर्निंग। विज्ञान के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहचान करें कि समस्या कहाँ पर है। और विशेषतः अगर दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के संदर्भ में बात करें तो हम पाएंगे कि कुछ कारक हैं जिसकी वजह से जो है उनको विज्ञान सीखने में समस्या आ रही है। पहला कारक हो सकता है नेचर ऑफ आइडियाज और नॉलेज सिस्टम और इनएडिक्वेसी ऑफ द सच नॉलेज। जो ज्ञान उनके पास, प्रीवियस ज्ञान, पूर्व ज्ञान होना चाहिए, कभी कभी पूर्व ज्ञान की कमी की वजह से जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, वो ठीक प्रकार से नहीं बन पाता। तो यहाँ पर जानना होता है कि उनका ज्ञान का स्तर क्या है, वो रिक्वायर्ड नॉलेज है उनके पास जो कि आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है या नहीं। तो उस चीज को समझना पहला फैक्टर है कि जो ज्ञान है वो उस स्तर तक है जहां से आगे बढ़ा जा सके, या उस कक्षा के स्तर तक है, उस ग्रेड के स्तर तक है जो आगे बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ रिक्वायर्ड है। देन दूसरा आता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कैपेसिटी। कभी कभी जब हम बहुत सारा कंटेंट छात्र छात्राओं को देते हैं तो हम पाते हैं कि उनके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती। उस केस में हम कहते हैं कि जो छात्र छात्रा हैं उनको थोड़ा थोड़ा कंटेंट देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कार्य करने को देना चाहिए, जिससे कि वो उसको समझ सकें, और जब वो उतना कार्य कर लें तब हम आगे बढ़ें। जब हम ज्यादा मात्रा में उन्हें कार्य दे देंगे तब वो उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी की कक्षा हो रही हो और 3 घंटे तक लगातार कक्षा करा दी जाए और 3 घंटे में सारा सिलेबस हम खत्म कर दें, तब आपको भी समस्या आएगी। सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, सूचना दी गई है, जो ज्ञान दिया गया है, उसको आप स्टोर नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। इसीलिए थोड़े थोड़े समय के हिसाब से जो समय सारणी बनाई जाती है उसमें ध्यान रखा जाता है कि कौन से विषय कठिन है, कौन से आसान है, किनको सुबह के समय में रखा जाए, किनको जो है मध्याह्न है उसके बाद में, लंच के बाद रखा जाए, जिससे कि बच्चे उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से संग्रहित कर सकें, उसको हैंडल कर सकें। देन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम लैंग्वेज यूज। ये हमारे बीच एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम जगह बदलते हैं, हर थोड़ी सी दूरी पर, 150 किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन आ जाता है, शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, चीजों की जो नामकरण है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और इसकी वजह से भी सीखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप ही जानते होंगे, आपके दैनिक जीवन में जो बहुत सारे चीजें यूज होती हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो उनका जो शब्द है वो दूसरा है, और शहरों में या जो आपका शहरी परिवेश है वहां पर उनके लिए हम दूसरा शब्द यूज करते हैं। और जब इन शब्दों के प्रयोग में अंतर होता है तब आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो जनरेट हो सकती है, डेवलप हो सकती है। बच्चे उस चीज को नहीं समझ सकते, छात्र छात्रा उस चीज को नहीं समझ सकते जिनको शिक्षक समझाना चाह रहा है। तो भाषा पर ध्यान बहुत आवश्यक है
उन जनरल टर्म्स का, उन सामान्य शब्दों का यूज करना है और हमें छात्र के स्तर पर आकर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है, भाषा का प्रयोग करना है। छात्र हिंदी में समझता है तो हिंदी में समझाना है, छात्र इंग्लिश में समझ रहा है तो इंग्लिश में समझाना है, छात्र आम बोलचाल की भाषा में समझ रहा है तो उन प्रयोगों को करते हुए उसे क्लिष्ट भाषा की तरफ ले जाना है। इन सब चीजों का उपयोग करके हम जो है कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे अपना एक उदाहरण याद आता है कि जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था और यहाँ पर एसेंट की बात है, ट्वेल्थ क्लास में था और मेरा प्रैक्टिकल का वाइवा चल रहा था, फाइनल वाइवा चल रहा था। कुछ प्रश्नों के बाद जो एग्जामिनर महोदय थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा, एक पुस्तक का नाम था और उस पुस्तक का नाम जब वो बोले तो उनके एसेंट की वजह से वो नाम मेरी समझ में नहीं आया। एक बार मैंने कहा सर दोबारा बताइएगा, उन्होंने दोबारा पूछा, मेरी फिर समझ में नहीं आया। उन्होंने से मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दीजिए। उन्होंने फिर बताया और अंततः फिर भी मेरी समझ में नहीं आया और मुझे लगा कि अब मैं 2 बार तो पूछ चुका हूँ, महोदय नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने कहा सर इसका उत्तर मुझे नहीं आता। उसके बाद जब मैं उस कक्ष से बाहर आया और जो हमारे शिक्षक थे मैंने उनसे कहा कि सर कुछ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज कुछ कह रहे थे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जो एग्जामिनर महोदय थे वो पहाड़ को बिलोंग करते थे तो थोड़ा एसेंट उनका वैसा था, वो हमारी समझ में नहीं आया बोलने के तरीके से। मैंने सर से आके कहा बाहर, जो हमारे शिक्षक थे, कि सर कुछ ऐसा पूछ रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले अरे बुद्धू, उनका कहना था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैंने कहा अरे इसका तो आंसर मुझे पता था। अरे बोले बेवकूफ, गलती कराया। मैंने कहा सर क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया, वो जो एसेंट था उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई और मुझे गलत उत्तर देना पड़ा। तो ये समस्याएं सब हर जगह देखने को मिल सकती हैं। ये तो एक उदाहरण मात्र था कि शब्दों का उपयोग हम जब करते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुओं का यूज ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो नमक को नून भी कहते हैं। अब नमक शहर में है और नून गांव में है। अगर गांव में व्यक्ति, कोई शहर का हम जैसे लोग जाएं और वो कहें कि भाई नून चाहिए, तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं और कहें ये कौन सी सामग्री है जो हमें नहीं पता। तो इस तरह के बहुत सारी वस्तुओं के नाम आप ढूंढ लोगे अपने दैनिक जीवन में जिनके कई नाम हैं और इन कई नामों की वजह से कभी कभी चीजों को समझने में दिक्कत आती है। तो जो स्टूडेंट की ओन लैंग्वेज कैपेसिटी है, जो उसकी अपनी भाषा क्षमता है, उसके अनुरूप ही हमें प्रेषण करना है और उसके माध्यम से ही सीखना है। देन मिसमैच बिटवीन इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट मीन्स लर्निंग स्टाइल। सीखने का हर किसी का अपना स्टाइल है, अपना तरीका है। अगर वो अपने तरीके से सीख रहा है तो वो आसानी से सीख सकता है। कुछ लोग करके सीखते हैं, कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं, कुछ लोग सुन के सीखते हैं। तो जो जिस तरह से सीख रहा है उसको अगर उसके माध्यम से सिखाया जाएगा तब वो जल्दी सीख सकता है। इसके साथ ही है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है तब भी, और एंड इनएडिक्वेसी ऑफ द एफर्ट। कभी कभी क्या होता है, सीखने के लिए जितने प्रयास की आवश्यकता है वो प्रयास नहीं होता। एंड लैक ऑफ अटेंशन, और जितना ध्यान चाहिए, जितना ध्यान केंद्रित करना है वो ना किया जाए तो समस्याएं हो सकती हैं। ये कुछ कारक हैं जिनकी वजह से सीखने में समस्याएं होती हैं और इन कारकों की पहचान करना विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में भी आवश्यक है। बात करते हैं डोमेन्स ऑफ साइंस लर्निंग। विज्ञान शिक्षण के कौन कौन से पक्ष हैं जब हम विज्ञान की बात करें तो उन्हें सीखने के लिए। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं, उनको विज्ञान की इन चीजों को समझने में समस्या आती है। उनकी जब हम समस्याओं की पहचान करेंगे तो हम पाएंगे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो विज्ञान के संप्रत्यय हैं, उनको समझना आवश्यक होता है। क्योंकि हम समझ जानते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों में दृष्टि, एक जो हमारा संवेदी अंग है, उसका उपयोग कम हो पाता है, ना के बराबर हो पाता है या नहीं हो पाता है। उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट संप्रत्यय नहीं बन पाते हैं। हम 3 डायमेंशंस में संप्रत्यय बना लेते हैं। अगर पत्ती की बात करें, पीपल की पत्ती है या पीपल का पेड़ है, उसका कॉन्सेप्ट बनना है तो उसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो सामान्य व्यक्ति है, जो देख सकता है, वो बहुत जल्दी उसका संप्रत्यय बना सकता है। लेकिन जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन है उनके लिए हमें उसको कंक्रीट फॉर्म में दिखाना होगा।
मतलब हाथ में टच करके देना होगा, टैक्टाइल सेंस का यूज करना होगा। जब उसको वो छुएंगे, टच करेंगे, तब वो समझ पाएंगे कि ये पत्ती की संरचना कैसी है और ये किस वृक्ष की पत्ती है। अलग अलग प्रकार की पत्तियों को हमें देना होगा। अगर हम वो टैक्टाइल एक्सपोजर उन्हें नहीं देते हैं तो आप समझिए कि उनका जो कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग है, जो कॉन्सेप्ट का निर्माण है, संप्रत्यय निर्माण है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से उनको जो है विज्ञान सीखने में परेशानियां आ सकती हैं। ध्यान रखने योग्य यही है कि हम जितना भी, जिस माध्यम से, जो भी उनके संवेदी अंग के माध्यम से हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं वो दें। तो जो दृष्टिबाधित छात्र छात्रा हैं उनके लिए विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को सीखने में समस्या आती है, उनकी पहचान करनी होती है और उनके निदान के लिए हमें कॉन्क्रीट माध्यम से, कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से हमें उन्हें उसका शिक्षण करना होता है। जितना मैक्सिमम, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, या पत्तियों की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी पत्तियां हैं, अलग अलग पत्तियों को जिनको कि वो छू के समझ सकते हैं। ऐसे ही एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बारे में भी आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। अच्छा, डोमेन्स ऑफ साइंस लर्निंग एक बार यहाँ पुनः पर मैं प्रस्तुत कर डिस्कस दे कर सर। रहा था। एक बार पुनः प्रस्तुत कर। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। हाँ, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। जब हम विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उदाहरण के रूप में मैंने पीपल की पत्ती का उदाहरण दिया कि पीपल की पत्ती एक सामान्य बालक के लिए बहुत जल्दी उसका कॉन्सेप्ट बन सकता है, लेकिन एक दृष्टिबाधित बालक के लिए उसके कॉन्सेप्ट को बनने में थोड़ा समय लगता है। उसके लिए हमें वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर हम बहुत सारी पत्तियों को लाएंगे तो पत्तियों के कॉन्सेप्ट्स को, पत्तियों के भाग को वो समझ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर आप सपोज कीजिए, उदाहरण के रूप में जल चक्र को समझाना चाहते हैं। अब जल एक द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड है, उस जैसे बहुत सारे लिक्विड होते हैं, तो उन लिक्विड्स में अंतर करना वो टच के माध्यम से ही कर सकते हैं हम। तो एक सामान्य रूप से अगर देखें तो हम सामान्य रूप से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बालकों को एक जो टच है और जो सूंघने की शक्ति है उसके माध्यम से ही हम उन चीजों का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, तो वो हमें यूज करना पड़ता है। तो बहुत प्रकार की पत्तियां, नीम की पत्ती, आम की पत्ती, इस तरह की पत्तियां लेके हम कॉन्सेप्ट पत्तियों का दे सकते हैं। इसी तरह अगर उनको समस्या है लिक्विड की पहचान की, तो लिक्विड की पहचान की दे सकते हैं। विज्ञान के बहुत सारे चीजें, जैसे बल है, बल एक कॉन्सेप्ट है। अब बल को समझाने के लिए हम सामान्य रूप से तो कह सकते हैं, लेकिन उन छात्रों के लिए हम बल को परिभाषित करेंगे और उसकी कुछ एक्टिविटी, कुछ क्रिया करा के उन छात्र छात्राओं को, दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को बल का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। भारी और हल्का, भारी और हल्का ये काइनेस्थेटिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम उठाने के बाद ही, तो जब वो व्यक्ति, जो बालक उसको उठाएंगे तब वो समझ पाएंगे भारी और हल्के का कॉन्सेप्ट। तो जहां पर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है और हम समझते हैं कि दृष्टि दिव्यांगजन जो हैं उनको दृष्टि की हीनता की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट फ्रेम करने में प्रॉब्लम आती है, तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना हम कंक्रीट और रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करके उनको उस चीज का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को समझा सकते हैं। विज्ञान की प्रोसेस कि किस तरह से जल चक्र कार्य करता है, कैसे हम गीले कपड़ों को धूप में डालते हैं तो वो सूख जाते हैं, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, उस सब के कॉन्सेप्ट को हम समझा सकते हैं। तो ये जो डोमेन्स हमने लिखे हैं, इन्हीं डोमेन्स में विज्ञान के छात्रों को परेशानी हो सकती है, और विशेषकर दिव्यांग जन, दृष्टिबाधित दिव्यांग जन छात्रों को कॉन्सेप्ट्स में, प्रोसेस में, स्किल्स में, कि कोई स्किल है उसको कैसे यूज करें। प्रैक्टिकल स्किल्स सामान्य छात्र छात्रा लैब में जाके, प्रयोगशाला में जाके एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिव्यांग छात्र छात्राओं के सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है या भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है जहाँ पर बिजली के उपकरण हैं, उन सबको ध्यान पूर्वक यूज करने का उन्हें अवसर देते हैं, जिससे कि उनकी सुरक्षा पर कोई हित
कोई बात ना आ पाए। ऐसे ही चीजों का उपयोग करना, एप्लीकेशन, और इन सभी चीजों के माध्यम से कुछ नया सृजित करना, क्रिएटिविटी करना, ये भी एक योग्यता है। कभी कभी इन चीजों में भी समस्याएं आती हैं। तो विज्ञान के छात्रों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोसेसेस को वो समझते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट हो सकता है और वो उसको उपयोग कर सकते हैं दैनिक जीवन में। तो किस तरह से हम विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में समझें, तो हमें उनके जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको मुख्यतः आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, डायग्नोज करना है उनको, और उन कॉन्सेप्ट्स को सही तरह से निर्मित करने का प्रयास करना है। प्रोसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को समझना है। तो ये जो है वो साइंस के संदर्भ में है, क्योंकि जो दृष्टि बाधित, दृष्टि दिव्यांगजन हैं, उनके लिए हमें विज्ञान सिखाने के लिए जो उनके दृष्टि के अतिरिक्त जितने भी सेंसेस हैं उनका हमें यूज करना है। इसके बाद थोड़ा सा समय लूंगा और रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब हम डायग्नोज कर लेते हैं, डायग्नोज करने के बाद उस जो भी डायग्नोसिस, जो भी हमने कारण ढूंढा है, उसका निदान करना और उसके लिए एडिशनल सपोर्ट, निदानात्मक शिक्षण प्रदान करना, और उस निदानात्मक शिक्षण के जरिए उस समस्या को दूर करना, ये रेमिडियल टीचिंग है। रेमिडियल टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है समय से जो भी छात्रों की शंकाएं हैं उनको दूर करना, उनको सॉल्व करना, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं शिक्षण के दौरान उन समस्याओं का उत्तर देना, उन्हें सॉल्व करना, जो भी अच्छी टेंडेंसीज हैं छात्र छात्राओं की उन्हें विकसित करना। जैसे प्रश्न पूछने की टेंडेंसी, बहुत सारे छात्र छात्रा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे आपके व्यवहार की वजह से लगता है कि जब छात्र को लगने लगता है कि ज्यादा प्रश्न पूछने से शिक्षक महोदय नाराज हो रहे हैं, तो वो प्रश्न पूछना कम कर देता है। तो ये प्रश्न पूछने की कला को विकसित करना, जो छात्र नहीं पूछ रहे हैं उनको भी प्रेरित करना कि आप प्रश्न पूछो, आपकी जो समस्या है, जो भी क्वेरी है उसको पूछो। इमोशनल डिफिकल्टीज, टू करेक्ट द इमोशनल डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, जो उनकी संवेगात्मक समस्याएं हैं, उन्हें डर लगता है, वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डांटने से रोने लगते हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, उनको दूर करना कि डांटना नहीं है, आप बोलो, हम डांटेंगे नहीं, पिटाई नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। एक शिक्षक छात्र का संबंध एक पिता पुत्र जैसा होता है, तो उसकी तरह हम कभी डांट भी सकते हैं और कभी प्यार से उनकी समस्याओं को सुन के उनका निराकरण भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रयासरत रहना है। टू ओवरकम डिफिशियंसीज इन वर्क, स्टडी एंड स्किल। जब हम लैब की बात करें, बहुत बार हमने देखा है कि हम जब कुछ प्रयास करते हैं छात्र के रूप में तो हम नहीं कर पाते। उस समय हमारे शिक्षक आगे आते थे और कहते थे, लाओ देखो, मुझे दो, मैं करके दिखाता हूँ, इस तरह से इस चीज को करते हैं। तो उस उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का, उनके द्वारा किए गए डेमोन्स्ट्रेशन का पालन करते हुए हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये शिक्षक का दायित्व है कि रेमिडियल टीचिंग के माध्यम से जो समस्याएं हैं उनका डेमो दें और उनको उन समस्याओं को का निराकरण करें छात्रों के लिए। प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत हैं रेमिडियल टीचिंग के, टीचिंग प्रिपरेशन अच्छे से तैयार करना, अपने आप को छात्रों के लिए वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस विभिन्न प्रकार की सॉरी जो सीखने की क्रियाएं हैं उनको डेवलप करना, मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस को विकसित करना जिसमें कि छात्र सीख सकें, विभिन्न प्रकार की जो अप्रोचेज हैं उनका यूज करना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस अप्रोच है, आपके नॉलेज अप्रोच है, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच है, इस तरह की जो अप्रोच है, आगमन निगमन सिद्धांत अप्रोच, इन सब का यूज करके जो जिस माध्यम से बच्चा सीख सकता है, छात्र सीख सकता है, उस माध्यम का उपयोग करना। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बहुत जरूरी है। जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं तो छात्र समझ पाते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उनमें आपस में कहीं कुछ भेद है, मतभेद है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। कक्षा के अंत में समराइज द मेन पॉइंट्स, आज हमने क्या सीखा ये बताना जरूरी होता है। अगर हम ये बता देते हैं तो छात्र उसको समझ लेते हैं, बीच में अगर कभी किसी वजह से उनका ध्यान भटक भी गया है तो उस चीज को वो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एनहांस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना, मोटिवेशन को डेवलप करना। एंड शो कंसर्न फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पीपल, हर बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के प्रति अपना
जो है चिंता, अपनी क्या कहें, जिम्मेदारी को व्यक्त करना कि हमारी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है, अपेक्षा है कि तुम अच्छा करोगे, तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह की बातें करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और उनको हम प्रेरित कर सकते हैं। और ये कंसर्न कि नहीं, हम आपके लिए चिंतित हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, एक शिक्षक के रूप में ये हमारा दायित्व बनता है। रेमिडियल टीचिंग के स्टेप्स: पढ़ाना, चेक करना, उस टेस्ट में उस बच्चे की वीकनेसेस को ढूंढना, दोबारा से प्रैक्टिस कराना, इस तरह से हम रेमिडियल टीचिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेमिडियल टीचिंग क्या क्या हो सकते हैं? रेमिडियल टीचिंग के टाइप्स या किन किन माध्यमों से हम कर सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लास: अगर कई बच्चे हैं जिनको उस पर्टिकुलर विज्ञान के टॉपिक पर कोई समस्या है तो हम उस पर हम स्पेशल क्लास अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा है जिनको अलग अलग टॉपिक्स में दिक्कत है तो उस पर्टिकुलर छात्र को अलग से इंडिविजुअल टीचिंग दे सकते हैं, उस चीज को समझा सकते हैं। जैसे बल का ही उदाहरण दिया, या आप अम्ल क्षार और लवण का उदाहरण दे सकते हैं कि अम्ल क्षार लवण समझा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप नींबू है, आप आम है, आप बहुत सारे खट्टे पदार्थ ला सकते हो, आप बहुत सारी दूसरी चीजें ला सकते हो और उनके जरिए आप बता सकते हो कि देखो तीनों में अंतर क्या है, कि जो लवण है वो किस तरह के टेक्सचर में है, लवण में अलग अलग लवण का अलग अलग स्वाद हो सकता है। ऐसे ही जो अम्ल है, अम्ल का स्वाद होता है हर चीज में, अगर खट्टापन आ रहा है तो वो अलग अलग अम्ल की वजह से है। नींबू का स्वाद खट्टा है वो अलग है, और दूध में अगर खट्टापन आ गया, दही का खट्टापन जो है वो अलग प्रकार से है। इस तरह से हर उसमें एसिड की हम जो है गुण उनको बता सकते हैं। ऐसे ही एडिशनल क्लास वर्क: अगर आपको लगता है एक छात्र को अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है तो हम उसको एडिशनल क्लास वर्क दे सकते हैं, एडिशनल कार्य देके, जिससे कि वो करे, ज्यादा प्रैक्टिस करे तो जल्दी सीख जाएगा। एंड एडिशनल होमवर्क: जब एक्स्ट्रा कार्य देंगे, एक्स्ट्रा काम देके, एडिशनल होमवर्क देके उस पर्टिकुलर विषय पे जिसमें उनको समस्या है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी समस्या के निराकरण के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर है कि अब करत करत अभ्यास जड़मति होत सुदान, तो अगर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करके हम बहुत सारी चीजों में, समस्याओं में समाधान ढूंढ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रश्न को मैं आमंत्रित करता हूँ। अगर कहीं कोई प्रश्न है, कुछ त्रुटि रह गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं सर, बेहतरीन प्रस्तुति, और इन दोनों विषयों पर समस्याओं का इंगन करना, इंगित करना उन्हें, तथा उनके लिए रेमेडियल टीचिंग प्रस्तुत करना, ये दोनों छात्रों को आज आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी बच्चे का आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो अवश्य ही वो चैट बॉक्स में या अपना माइक अनम्यूट करके पूछे। जो भी छात्र छात्रा कुछ शेष बचा होगा सर, क्योंकि आपने 22 स्लाइड में कुछ शेष नहीं छोड़ा है आज। मेरा प्रयास है कि अधिकतम इस सूक्ष्म समय में कवर कर सकूं जिससे छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। उसके बाद भी अगर कुछ समस्या है तो मेरी ईमेल आईडी पहली स्लाइड में थी, उस ईमेल आईडी पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नंबर सर के पास है, आप उसके माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और यहाँ चैट बॉक्स में भी आप प्रश्न लिख के पूछ सकते हैं। मैं उपलब्ध हूँ और मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा अगर मैं उन प्रश्नों का जवाब दे पाया। मैं देख रहा हूं जैसा चैट बॉक्स में आ रहा है सर, अधिकतम बच्चे थैंक यू सर, वेरी मच हेल्पफुल क्लास, बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का इतना अवसर प्रदान सहज किया। भाव लिया था जी, उसमें बच्चों को समझने में बड़ी आसानी हुई है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने उन समस्याओं को इंगित करने का प्रयास किया है। सीमा रानी कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से तो नहीं है सर, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रिकॉर्डेड क्लास को कैसे देख सकती हूँ? रिकॉर्डेड क्लास को कैसे देख सकती हैं? हमारे नंबर पे आप अपना नंबर भेज दीजिएगा या कोई व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम इसके रिकॉर्डिंग लिंक आपको भेज देंगे। ये कोई प्रश्न नहीं हुआ, एक जानकारी है, मैं नंबर अभी लिख दूंगा।
ठीक है ये सर की थैंक यू। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी और सर से निवेदन भी मैं कर ले रहा हूं रिकॉर्डिंग के साथ, जैसा आप लोगों को अन्य व्याख्याताओं की पीपीटी मिलती रही है वैसे ये पीपीटी भी हम आप लोगों को अभी सेंड कर देंगे थोड़ी देर में, जिससे आसानी के साथ और बच्चों तक आप पहुंचा देंगे। और खुद भी जब और समय मिलेगा सर के शब्दों को और सुनेंगे। सर, आज की इस क्लास में आपके द्वारा एक बेहतरीन प्रस्तुति की गई। अब मैं थैंक अपनी बिटिया रुचिपाल को बुलाना चाहूंगा कि वो छात्रों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से एक फीडबैक दे और फिर हम इस क्लास को पूर्ण करने की तरफ चले। रुचि बिटिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आज आपने सुबह का बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम सभी को दिया। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, जिसमें आपने एक शब्द बोला था इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट शब्द पे ही हम लोगों का एक तरह से करियर जुड़ा होता है, जिसके द्वारा हमें भविष्य में क्या करना है, हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, इसका निर्णय हम ले पाते हैं। बिल्कुल। आज सबसे जरूरी तो ये रहा, आपने हम सभी छात्रों की समस्याओं को भी बताया कि वास्तव में जो बच्चों के साथ समस्या घटित होती है, आज आपने वो सारी समस्या यहाँ पर रखी कि हाँ, बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड कब क्या किस तरीके की समस्या होती है, और आपके इन सभी बिंदुओं से हम सभी छात्र पूर्णतः सहमत रहे। सर आपका सहज भाव बहुत ही प्रशंसनीय है। सर, आपने आज छात्र और अध्यापक को जिस तरह पिता और पुत्र की उपाधि दी है, जो कि सर बिल्कुल सही थी, क्योंकि सर हमारे नागेश सर जिस तरह से हम लोगों को बुलाते हैं हमारी बिटिया और हमारे बेटे, सर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और ये भी आपने आज बिल्कुल प्रूव कर दिया कि हाँ, बेटी और पिता और बेटे और पुत्र का संबंध यहाँ पर होता है। सर, आपका जो टॉपिक था सर बहुत ही अच्छा था, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आया। और सर जो पीडीएफ थी सर, उसमें बहुत ही सरलता से चीजें दी हुई थी, जिसको हम लोग देख भी रहे थे और आपकी वाणी को सुन भी रहे थे, जिससे हमारे सभी पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद, मुझे सुनने का अवसर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद के कड़ी में सर मैं आपको धन्यवादित करना चाहूंगा इस पटल से। आज आप इस पटल पे आए और आप अपना महंगी समय दिए। मैं छात्रों को सूचित कर दूं, सर का कार्यक्रम 11 बजे से था, लेकिन एक नेशनल वेबिनार 11 बजे से प्रायोजित होने के कारण मुझे सर से निवेदन करना पड़ा। और सर का बड़प्पन है कि 11 बजे से कार्यक्रम को उन्होंने 9:30 बजे से स्वीकारा, जबकि एकदम अर्ली मॉर्निंग कार्यक्रम करना होता है, सर की क्लासेस का भी विषय होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपने एक कर्म योद्धा का भाव रखते हुए, छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए हमारे इस भाव को स्वीकारा। यह पटल सदा ऋणी रहेगा आपका, और यह पटल आपको प्रणाम करता है सभी छात्रों की तरफ से, धन्यवाद करता है सभी छात्रों की तरफ से। आरएसबीआई संस्थान बारंबार आपको धन्यवाद करती है एवं आज के इस विद्वत गोष्ठी में अपनी उन्नत विद्वत्ता को प्रस्तुत करने हेतु आपको बार बार सादर प्रणाम और धन्यवाद करती है। सभी को आज की इस कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम सर। धन्यवाद सर, आप सभी का भी मुझे अवसर देने के लिए, अपने बीच लाने के लिए और अपनों का एक सम्मान देने के लिए धन्यवाद सर। ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा पीपीटी। सर अभी भेज दीजिएगा, मैं अपलोड करके रिकॉर्डिंग अभी 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर सभी को भेज दूंगा। हाँ, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी लिख देते तो मैं उसे मैं भी भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ सर। जी सर, धन्यवाद सर। सादर प्रणाम।